नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दादी की सीख। दोस्तों, कभी रिश्तों में प्यार जीतता है, कभी अहंकार। लेकिन जब अहंकार टूटता है तो इंसान अपने भीतर झांकने पर मजबूर हो जाता है। घर में सुख शांति समझदार बहू होने से आती है, पर जब बहू कामचोरी और घमंड में डूब जाए तो घर का हर कोना सन्नाटे और दर्द से भर जाता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक सास और बहू की तकरार नहीं है। ये कहानी है अहंकार, पछतावे और ममता की, जो आपको सिखाएगी कि रिश्ते बचाने के लिए प्यार और समझदारी सबसे बड़ा सहारा होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से झांकती, तब तक रेवती जी रसोई में चूल्हा जला चुकी होती। आटे का लोथा गूंथते हुए उनके हाथ थककर कांपते, मगर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। रिया अभी तक बिस्तर की नरमी में लिपटी हुई थी, अलसाई आंखें, बिखरे बाल और हाथ में मोबाइल। यही उसकी सुबह होती। कभी कभी मांग में अधूरा सिंदूर और तकिए पर पड़ा काजल का धब्बा उसकी लापरवाही को और साफ कर देता। रेवती जी मन ही मन सोचती, हे भगवान, ये कैसी बहू आई है हमारे घर। एक कप चाय तक अपने हाथों से बना दे तो जैसे सिर पर आसमान रख लेती है। दिन भर की यही दिनचर्या थी। बर्तन मांजने से लेकर कपड़े धोने तक सब रेवती जी करती। और जब शाम को रोहित दफ्तर से लौटता, तब रिया बड़ी शान से उसके सामने आ खड़ी होती। देखो रोहित, वह मुस्कुराते हुए कहती, आज मैंने पूरा घर संभाला। तुम्हारी मम्मी तो बैठी ही रहती हैं, सारा काम मैं ही करती हूँ। रोहित थका हारा दरवाज़ा बंद करता और पत्नी की बातें सुनकर संतोष की सांस लेता। उसे लगता, अच्छा है, माँ को थोड़ी राहत मिल जाती होगी। पर सच तो यह था कि माँ की थकान अब उनके चेहरे पर झलकने लगी थी। आंखों के नीचे गहरे घेरे और हाथ की नसों पर उभरती झुर्रियाँ, सब कुछ बयान कर रहा था कि यह भार अब उनके बस से बाहर है। एक शाम जब रोहित ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ गया था, तो उसने देखा कि माँ खांसते हुए थाली में रोटियां सेक रही हैं। उसका दिल भर आया। उसने रिया से कहा, रिया, तुम्हें मम्मी का सहारा बनना चाहिए। देखो कितनी थक जाती हैं दिन भर, तुम भी थोड़ा हाथ बटा दिया करो। रिया उस वक्त सोफे पर पड़ी अपनी नेल पॉलिश सुखा रही थी। उसने बोहे से कूटते हुए जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं दिन रात काम ही तो करती हूँ, अब और कितना करूँ? तुम्हें तो बस मम्मी की ही फिक्र रहती है। रोहित उसकी बात सुनकर हतप्रभ रह गया। लेकिन रिया, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, बस कह रहा हूँ कि। पर रिया ने बीच में ही उसकी बात काट दी और तेज स्वर में बोली, तुम हमेशा मुझे ही गलत ठहराते हो। तुम्हारी मम्मी तो रानी बनकर बैठी रहती है और सारा बोझ मुझ पर डाल देती है। अब तुम ही बताओ, मैं कितना सहूँ? उसकी ऊंची आवाज़ ने कमरे का सन्नाटा चीर दिया। रेवती जी रसोई से यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू तैर गए, पर उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया। मन ही मन सोचा, काश यह लड़की समझ पाती कि मैं उसके लिए माँ से बढ़कर कुछ बनना चाहती थी, बोझ नहीं। उस दिन से रोहित के दिल में एक अनकहा बोझ बैठ गया। उसे लगने लगा कि जिस सुखी जीवन का उस सपना उसने देखा था, वह धीरे धीरे दरक रहा है। दिन ढल रहा था। रसोई से आती खटर पटर की आवाज़ अचानक थम गई। तभी आंगन से एक चीख सुनाई दी। हाय राम! रोहित और रिया दौड़कर बाहर आए। देखा, रेवती जी जमीन पर गिरी पड़ी थी। उनके पैर में गहरी चोट लगी थी। रोहित ने घबराकर पूछा, माँ, ये कैसे हुआ? रेवती जी दर्द से करहा उठी, बेटा, पैर फिसल गया।
रोहित ने तुरंत उन्हें उठाकर बिस्तर पर लेटाया। डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बताया कि चोट गहरी है, कुछ दिन आराम जरूरी है। अब घर का पूरा काम रिया के हिस्से में आ गया, मगर यह जिम्मेदारी उसके लिए मानो कैदखाना बन गई। सुबह से शाम तक वह बड़बड़ाती रहती। एक दिन फ़ोन पर अपनी माँ से शिकायत कर रही थी, मम्मी ये घर तो जेल है, सब काम मेरे सिर पर डाल दिया है। सासू माँ तो बिस्तर पर पड़ी रहती है और मैं नौकरानी बनी घूम रही हूँ। उधर सरिता जी बेटी की हर शिकायत को सच मान लेती और उसे और भड़काती। सरिता कठोर स्वर में कहती, बेटी तूने कोई गुलामी करने के लिए शादी थोड़े ही की है, तुझे वहाँ आराम से रहना चाहिए। अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं उतरी और उन्होंने तुझे नौकरानी बना दिया। रिया को यह बातें और उत्साहित कर देती। शाम को जब रोहित ऑफिस से लौटा तो उसने देखा माँ बिस्तर पर करहा रही है और घर अस्त व्यस्त पड़ा है। उसने धीमे स्वर में रिया से कहा, रिया मम्मी बीमार है, तुम्हें थोड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं जानता हूँ कि काम ज़्यादा है, पर अभी उनका सहारा तुम ही हो। रिया भड़क उठी और तेज स्वर में बोली, बस अब और मत सुनाओ मुझे, तुम्हारी माँ का सारा दोष मेरे सिर पर मत डालो। वो खुद ही काम करते करते गिरी है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नौकरानी मत समझो। रोहित का चेहरा शक्त हो गया। उसकी आंखों में पहली बार निराशा साफ झलक रही थी। कुछ ही दिन बाद हालात और बिगड़ गए। रेवती जी बिस्तर पर अकेली पड़ी थी, तेज बुखार से तप रही थी। रोहित ऑफिस गया हुआ था। ऐसे में रिया सज-धज कर बाहर जाने की तैयारी करने लगी। रेवती जी कमज़ोर आवाज़ में बोली, बिटिया पानी तो पिला जा, बड़ी प्यास लगी है। रिया ने झुंझलाकर कहा, मुझे देर हो रही है, आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, मुझे पार्टी में जाना है, अभी आकर देख लूँगी। और वह दरवाज़ा बंद कर चली गई। जब रोहित रात को लौटा और माँ की हालत देखी तो उसका खून खोल उठा। गुस्से में उसने रिया से कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? माँ बिस्तर पर तड़प रही है और तुम पार्टी में मौज कर रही हो। यही है तुम्हारा साथ, यही है तुम्हारी जिम्मेदारी। रिया ने सफाई देने की कोशिश की, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? तुम्हारी माँ ही सब कुछ है क्या? क्या मैं अपनी दोस्त के बर्थडे पर भी नहीं जा सकती? मेरी भी तो। बात पूरी होने से पहले ही रोहित का हाथ उठा और एक थप्पड़ रिया के गाल पर पड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए चिल्लाकर कहा, बस अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं अपने मायके जा रही हूँ और देख लेना, मैंने भी तुम माँ बेटी की नाक नहीं रगड़वाई तो मेरा नाम रिया नहीं। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और सचमुच अगले ही दिन रिया की माँ उसे लेने उसके ससुराल पहुँच गई। रिया की माँ ने न रेवती जी का हालचाल पूछा और ना ही रोहित से कोई बात की। बस रिया का बैग उठाया और उसे अपने साथ मायके ले गई। रोहित बिस्तर पर पड़ी अपनी माँ को देखता रहा और मन ही मन टूटा हुआ महसूस करने लगा। क्या सचमुच मैंने सही लड़की से शादी की थी? रिया जब मायके पहुंची तो उसकी माँ सरिता जी ने उसे सीने से लगाकर आंसू पोंछे और कहा, बिटिया चिंता मत कर, तू अब अपने घर में है, अभी तेरी माँ जिंदा है, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ ससुराल वालों ने तुझे रुलाया, अब मैं तुझे अपनी आंखों के सामने कभी आंसू नहीं बहाने दूंगी। रिया ने सिसकते हुए कहा, मम्मी वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, सब मुझे ताने देते हैं और रोहित, उसने तो मुझे थप्पड़ तक मार दिया। सरिता की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, अब देखती हूँ कैसे बचते हैं वे लोग। हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे, दहेज और घरेलू हिंसा का ऐसा केस करेंगे
तब समझेगी कि बहू को रुलाने की सज़ा क्या होती है। अब रिया मायके में थी। यहाँ उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। माँ हर पल उसे दुलार से पालती, कभी खीर बनाकर खिलाती, कभी उसके आगे पीछे घूमती। रिया दिन चढ़े तक सोती, फिर उठकर अपने आदेश सुनाती। भाभी मेरे कपड़े प्रेस कर दो, भाभी मुझे चाय बना दो। अन्नू, रिया की भाभी, चुपचाप सब करती। सुबह से रात तक काम में लगी रहती। पति, दादी, सास ससुर और घर का पूरा बोझ उसके कंधों पर। ऊपर से ननद रिया की फरमाइशें उड़ताने। अनु के दिल में कशक उठती, मगर वह चुप रहती। सोचती, ननद है, क्या करूं? झगड़ा करने से घर की शांति भंग होगी। पर दिन ब दिन यह बोझ बढ़ता गया। धीरे धीरे बदलते हालात बदलने लगे। शुरुआत से सरिता जी को लगता था कि बेटी मायके में रहकर सुरक्षित है, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रिया के पापा सुरेश जी ने उसे समझाया, बेटा घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तुम्हें इस तरह से घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। लेकिन रिया और सरिता जी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। अनु की आंखों में थकान देखकर सुरेश जी के चेहरे पर चिंता और दादी देवकी जी की चुप्पी सब कह रही थी कि यह स्थिति अब असहनीय हो रही है। रिया को इस सब का एहसास ही न था। उसे लगता था कि मायका उसका राजमहल है और वह राजकुमारी। पर घर के बाकी लोग समझने लगे थे कि वह राजकुमारी दरअसल पूरे घर की शांति छीन रही है। मायके का आंगन जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब एक अजीब बोझिलपन से भर गया था। दिन भर रिया की फरमाइशें और अनु का मौन श्रम, सब कुछ देखकर दादी देवकी जी का दिल पिघलता जा रहा था। दादी उम्रदराज थी, लेकिन आंखें अब भी तीखी समझ रखती थी। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव इतने देखे थे कि एक नज़र में पहचान लेती थी कि कौन सही है कौन गलत। एक दिन दादी ने रिया को अपने पास बुलाया और समझाया, बेटा घर गृहस्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहता है। यदि इस तरह से तुम घर छोड़कर यहाँ बैठ जाओगी तो रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ जाएगी। और तुम अपनी भाभी अन्नू को देख रही हो, वह किस तरह पूरे घर को एक सूत्र में बांधे हुए है। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। बस इतना सुनना था कि रिया का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। दादी, आप भी यही चाहती हैं कि मैं वहाँ नौकरानी बनकर उनकी ताने सुनती रहूं? तो यह मेरी बस की बात नहीं है। आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना बुढ़ापा संभालिए। रिया की बात सुनकर दादी सन्न रह गई। जो लड़की अपनी दादी से इस तरह से बात करती है, वह अपनी सास से कैसे बात करती होगी। एक शाम जब अनु आंगन में थकी हारी कपड़े सुखा रही थी, दादी ने उसे पास बुलाया। देवकी जी ने धीरे से कहा, अनु बिटिया आ जरा बैठ। देख रही हूँ तू दिन रात खटती है और बदले में तुझे क्या मिलता है? ताने और काम का ढेर। अनु ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए। दादी, मैं क्या करूँ? ननद है, सास की लाडली बेटी है। मैं कुछ कहूँगी तो सब यही सोचेंगे कि मैं घर बिगाड़ रही हूँ। दादी ने गहरी सांस ली और अनु का हाथ थामकर कहा, बिटिया याद रख, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तू अब भी चुप रहेगी तो यह अन्याय बढ़ता चला जाएगा। समय आ गया है कि तू उसे समझा दे। घर कोई महल नहीं है और तू उसकी नौकरानी नहीं है। अनु ने दादी की आंखों में झांका। वहाँ अनुभव की गहराई और न्याय की चमक थी। धीरे से बोली, दादी मैं समझ गई, अब और सहन नहीं करूँगी। अगले दिन से ही घर का माहौल बदल गया। रिया ने हमेशा की तरह आवाज़ लगाई, भाभी नाश्ता बना दो और हाँ मेरा कपड़ा प्रेस कर देना। लेकिन अनु इस बार चुप रही। वह अपने कमरे से निकलकर सीधे आंगन में आई और साफ आवाज़ में बोली, रिया दीदी अब से अपने काम खुद किया करें। मैं आपकी भाभी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। रिया हक्का बक्का रह गई। ये क्या कह रही हो अनु? मम्मी देखो तो भाभी मेरे साथ कैसे बात कर रही हैं। सरिता जी दौड़कर आई और अनु पर बरस पड़ी। अनु तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को काम करने के लिए कह रही है। अनु ने संयमित
मगर कड़े स्वर में कहा, माँ, मैं दिन रात इस घर के लिए काम करती हूँ, लेकिन अब मैं किसी की गुलामी नहीं करूँगी। अगर रिया दीदी मायके में रहना चाहती है तो अपने काम खुद करे, मैं उनका बोझ नहीं उठाऊंगी। उसकी आंखों की दृढ़ता ने सबको चुप कर दिया। अब घर में धीरे धीरे रिया की चमक फीकी पड़ने लगी थी। जहाँ पहले माँ का अंधा लाड और अन्नू की चुप्पी उसे राजकुमारी बना देती थी, वहीं अब अन्नू की शक्ति और दादी की चुप सहमति ने उसकी स्थिति बदल दी। घर के लोग रिया की तिरछी निगाहों से देखने लगे। भाई भी कहने लगा, रिया, तुम क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हो? आखिर पति का घर ही तुम्हारा असली घर है। रिया के लिए मायके का आसरा अब बोझिल होने लगा था। उधर रेवती जी की हालात लगातार खराब होती जा रही थी। वह पहले ही बीमार थी और ऊपर से जब रिया ने घर छोड़ दिया तो उनकी चिंता और बढ़ गई। अब तो सन्नाटे में डूबी रातें और अस्पताल के कॉरिडोर में गूंजते मॉनिटर की बीप बीप। रेवती जी अस्पताल में भर्ती थी। रोहित की आंखें कई दिनों से नींद से महरूम थी। माँ के बिस्तर के पास बैठा वह बार बार फ़ोन उठाता और रिया का नंबर मिलाता। रोहित थके टूटे स्वर में बोला, रिया प्लीज़ वापस आ जाओ, माँ की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि खतरा टला नहीं है। तुम्हारी जरा सी मदद उन्हें जीने की ताकत दे सकती है। फ़ोन के उस पार रिया का ठंडा स्वर गूंजा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन शादी हुई उसी दिन से तुम्हारी माँ ने मुझे नौकरानी बना दिया। आज जो हो रहा है वो उनकी ही करनी है। पास बैठी सरिता जी ने ही और भी सख्त लहजे में कहा, देखो रोहित, मेरी बेटी अब तुम्हारे घर कदम नहीं रखेगी। तुम्हारी माँ के लिए चाहे आज मौत आए या कल, हमें कोई परवाह नहीं। रोहित की आंखें भर आई। फ़ोन उसके हाथ से फिसलकर गोद में गिर गया। इधर मायके में रिया को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली, पर यह जीत जहर में डूबी हुई थी। घर के बाकी लोग, भाई, पिता, यहाँ तक कि दादी उससे खींचे खींचे से रहने लगे थे। और तभी एक दिन खबर आई, सुरेश जी यानी रिया के पिता दरवाज़ा पटकते हुए अंदर आए। उनके हाथ में अखबार था जिसमें छपी खबर पढ़कर उनके चेहरे पर गुस्सा और लाचारी साफ दिख रही थी। सुरेश जी ने कड़क स्वर में कहा, रिया, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तेरी सास रेवती जी आईसीयू में पड़ी है और तू यहाँ ऐश कर रही है। रिया ने हक बकाकर कहा, पापा, वो तो हमेशा मुझे ताने देती थी। आज जो हालत है उनकी वो उन्हीं की वजह से है। सुरेश जी की आंखें गुस्से से चमक उठी। उन्होंने मेज़ पर जोर से हाथ पटका, चुप हो जा रिया, यह सब तेरा ही किया धरा है। तूने कभी उनका साथ नहीं दिया, ऊपर से झूठा केस भी दर्ज करवा दिया। अगर उस औरत को कुछ हो गया तो पूरे मोहल्ले में लोग तुझे ही दोष देंगे और सच कहूँ तो सही देंगे। रिया की सांसें अटक गई। माँ, जो अब तक उसकी ढाल बनी थी, इस बार चुप खड़ी थी। दादी देवकी जी धीरे से पास आई और कांपते स्वर में बोली, बेटी, रिश्ते झूठ से नहीं चलते। तूने जो गलती की है उसे मान ले, वरना एक दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उस रात रिया करवटें बदलती रही। पिता की कठोर बातें उसके कानों में गूंजती रही। अगर तेरी सास को कुछ हो गया तो जिम्मेदार तू होगी। उसने पहली बार अपने भीतर झांका। सचमुच क्या वह गलत थी? क्या सास का सहारा बनना उसका कर्तव्य नहीं था? और क्या पति का प्यार झूठे अहंकार पर बलिदान कर देना सही है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई थी, अब सच का सामना करना ही होगा। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। रिया बिस्तर पर बैठी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पिता की कठोर बातें और दादी की सीख बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। अगर तेरी सास को कुछ हो गया तो जिम्मेदार तू होगी। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इन वाक्यों ने उसके भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया था। रिया ने पहली बार खुद को आईने में ध्यान से देखा। वह चेहरा जिस पर वह कभी अहंकार की परछाई रहती थी, अब अपराध बोध से झुका हुआ था। धीरे से उसने बुदबुदाया, क्या मैं सचमुच इतनी बदल गई हूँ? सासू माँ तो हमेशा चुपचाप मेरा बोझ उठाती रही और मैंने उन्हें ही दोषी ठहराया। रोहित, जो मुझसे सिर्फ माँ का सहारा बनने की उम्मीद करता था,
मैंने उसी का दिल तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू टपक कर जमीन पर गिरने लगे। उसने अपनी माँ सरिता की ओर देखा जो बगल में सो रही थी। वह सोचने लगी, माँ ने हमेशा मुझे बचाया, पर क्या सच में यह बचाव था या मेरे लिए जाल? उनके अंधे प्यार ने मुझे सच से दूर कर दिया। अगर उन्होंने मुझे समय पर जिम्मेदारी का एहसास करवाया होता तो शायद आज मेरा घर टूटने की कगार पर ना होता। उसके दिल में टीस उठी। मैंने माँ के लाड और अपने घमंड में अपना सुहाग, अपना परिवार सब दांव पर लगा दिया। अब रिया पर दादी की सीख का असर हो रहा था। सुबह सुबह जब आंगन में दादी तुलसी को जल चढ़ा रही थी, रिया उनके पास जा खड़ी हुई। वह झिझकते हुए बोली, दादी आप सही कहती थी, मैंने कभी सीधे रास्ते की कद्र नहीं की, हमेशा आसान रास्ता चुना और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज मैं समझ रही हूँ, रिश्ते जिम्मेदारी मांगते हैं, बहाने नहीं। दादी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, बिटिया गलती हर किसी से होती है, पर हर कोई उसे मान नहीं पाता। तूने अगर अपनी भूल स्वीकार कर ली तो आधी दूरी तूने तय कर ली, अब बाकी दूरी अपने घर जाकर पूरी करना। रिया रो पड़ी। वह दादी के पैरों में बैठ गई और हिचकियों के बीच बोली, दादी मैंने माँ का अंधा प्यार और अपना घमंड मिलाकर सब खो दिया, लेकिन अब मैं सब संभालना चाहती हूँ। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे जितनी सेवा करनी पड़े, मैं अपने घर लौटना चाहती हूँ। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, जा बिटिया, अब समय आ गया है कि तू अपने रिश्तों को सहेजे, यही असली जीत होगी। रेवती जी अस्पताल से घर लौटी थी। चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में ममता की वही पुरानी चमक थी। दरवाजे पर खड़ी रिया कांप रही थी। उसके हाथ जो कभी काम से बचते थे, आज शर्म और अपराध बोध से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए और रेवती जी के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मैंने आपको बहुत सताया, आपके त्याग को कभी नहीं समझा। आप बीमार थी और मैं आपको अकेला छोड़कर पार्टी में चली गई। मैं एक बहू नहीं, एक स्वार्थी इंसान साबित हुई। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। रोहित पास खड़ा था, उसकी आंखें भी भीग गई। उसने धीरे से पत्नी को उठाया और कहा, रिया, रिश्तों में गलती होना बड़ी बात नहीं, गलती मानना बड़ी बात है। अगर तुम सचमुच बदलना चाहती हो तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। रेवती जी ने कांपते हाथों से रिया का चेहरा उठाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होठों पर हल्की मुस्कान थी। रेवती जी, बिटिया, मैंने हमेशा तुझे बेटी माना। बेटियों से गलतियां होती हैं, लेकिन माँ का दिल माफ़ करने के लिए ही बना है। आजा, ये घर तेरे बिना अधूरा है। उस पल जैसे रिया का सारा बोझ उतर गया। उसने रोहित और रेवती जी के सामने बदलने का वादा किया। अब वह वही रिया थी। अहंकार और दिखावे में अपना घर खो दिया था। धीरे धीरे वह घर का हिस्सा बनने लगी थी। माँ के साथ काम बांटना, रोहित का सहारा बनना और सबसे बड़ी बात, रिश्तों को सहेजना। कहानी यही एक गहरे निष्कर्ष पर पहुँचती है। घर तब नहीं टूटते जब बहुएं काम करना छोड़ देती हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब रिश्तों में झूठ, घमंड और दूरियां आ जाती है। काम बट जाए तो ठीक, लेकिन साथ बट जाए तो परिवार बिखर जाता है। प्यार, समझदारी और बुजुर्गों की सीख ही वह धागा है जो घर को बांध कर रखता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।